हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो एक्चुअली इस पे हम लोग अभी तक जो पढ़ कर आए हैं वो ये पढ़ कर आए हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारी, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे, और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वाई डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है और जेड डायरेक्शन में जो ये वेव है उसका प्रोपोगेशन है। सिमिलरली जो यहाँ पर ई एक्स है, ये जो यहाँ पर ई एक्स है ये किधर है? हमारा एक्स डायरेक्शन पर वेरिएशन है और जेड डायरेक्शन पर ये प्रोपोगेट कर रही है। तो इससे हमारी एक वेव फॉर्म हो जाती है कुछ ऐसी, जिसमें कि मान लीजिए अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स वाई और इधर जेड, तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे वाई डायरेक्शन पर ऐसे वेरिएशन शो कर रही है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहां से हम लोग ने ये दो इक्वेशन देखी थी। फिर उसके बाद ये देखा था कि ये जो k होता है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वेव की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है ये एक्चुअली। कि जैसे 2 पाई बाई लेमडा है ना, तो यहाँ पर k का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर भी बोला जाता है या वेव कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। फिर इस पे जो ओमेगा होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, या फिर इसी को हम लोग 2 पाई एफ भी लिख देते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग वेव के को वेव वेक्टर और या प्रोपोगेशन वेक्टर कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को। फिर ओमेगा बाई के जो हमारा निकल कर आता है वो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव निकल कर आता है। स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और इसको हम लोग ने देखा कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनका एक हिस्सा है लाइट। यानी कि लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जब हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इन वैक्यूम जो स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आती है वो निकल कर आती है कितना? सी के बराबर। कितना? सी। सी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये चीज निकल कर आती है। साथ ही में अगर हम लोग इस सी को देखें तो मैक्सवेल्स इक्वेशन, यानी कि जो ई एक्स और बी वाई हमारी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की इक्वेशन थी, इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन में जब हम लोग पुट करते हैं तो वहां से ये बात निकल कर आती है कि C इज इक्वल टू 1/बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ध्यान दीजिए, जो ये म्यू नॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। किसको? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। और ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहां तक समझ पे आया? तो अब ये जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखो, हम यहां से अगर देखें, ध्यान दें, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड जो हमारी निकल कर आ रही है जैसे कि लाइट वेव के बराबर है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और लाइट वेव है, यहां से हमें यूनिफिकेशन के फॉर्म पर हमें मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सब्जेक्ट है हमारा वो रिलेटेड है किससे? लाइट से। तो इस तरीके से तीन जो अलग अलग चीजें थी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट, ये तीनों एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ गए, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर आ गए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ तक। तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट। इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस अपने पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। अभी थोड़ा सा रिवाइज करना है क्योंकि हमें इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करना है। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू सी के, ये स्टैंडर्ड होता है किसी वेव को लेकर। और जैसे भी मैंने बताया, तो ये सब हमारा ये सारी चीजें निकल कर आ गई। इसको भी मैं पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। वी लेमडा इज इक्वल टू सी, इसको आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। ठीक है, न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी, यानी कि एफ लेमडा, यानी कि एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई, और लेमडा यानी कि वेवलेंथ हो गई। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो सी के बराबर होता है जब जो लाइट है वो हमारी वैक्यूम में ट्रेवल करे। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद फिर अब देखिए,
अब यहाँ से थोड़ा-सा हम चीज़ों को चेंज करते हैं और समझाते हैं आपको कि वेव जो अभी तक बात हो रही है, आखिर वो वेव फॉर्म कैसे होती है? गौर से देखिए इस डायग्राम को यहाँ पर, ठीक है? यानी कि इस छोटी-सी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं वो एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है? एक ही जगह पर खड़े हैं, गौर से देखिए। ये इनको देखिए, इनको, इनको ऑब्ज़र्व करिए। ये एक ही जगह पर खड़े हैं। ये एक ही जगह पर खड़े हैं बट क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पर ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे अपना वेरिएशन शो कर रहे हैं। सिमिलरली जितने भी यहाँ पर हैं सोल्जर्स वो सब के सब ही ऐसा जो हम मोशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि एक जगह पर वो ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने में लग रहा है कि वेव कुछ ऐसा आगे ट्रैवल कर रही है। लग रहा है कि ना? तो ये जो वेव है आखिर वो क्या होता है? एक फेज़ होता है हमारा, एक वेरिएशन होता है जो कि इस स्पेस में ट्रैवल करता है। ठीक है? समझ पे आया? देखिए गौर से इसको। ये सारे सोल्जर्स एक ही जगह पर खड़े हैं बट क्या हो रहा है? पीरियोडिकली ऊपर-नीचे एक ही जगह पर ऐसे-ऐसे मोशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें देखने में लग रहा है कि वेव जैसा कुछ आगे ट्रैवल कर रहा है। तो सेम चीज़ होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम लोग ने प्रोडक्शन देखा था कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो, तो ये माना था कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज हैं हमारे, ठीक है? ऑसिलेटिंग चार्ज क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे वो। तो ऑसिलेटिंग चार्जेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? जैसे ऑसिलेट कर रहे हैं मान लीजिए ऐसे, तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? तो इस डायरेक्शन पे यहाँ पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? अब वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो अपने बगल में प्रोड्यूस करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे। फिर सेम इस तरीके से वेरिएशन जो होता है वो आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर समय के साथ थोड़ा-सा रिड्यूस होता है और ये चीज़ जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना ये ऐसे, तो ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को और इस तरीके से एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हुए बढ़ाते आगे चलते हैं। एक दूसरे को प्रोपेगेट करते हैं, क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हिस्सा जो है ये। यहाँ पर देखा आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यानी कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है? सिर्फ ऊपर-नीचे ऑसिलेट कर रही है। ठीक है? जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ वेव जैसा आगे बढ़ रहा है। क्लियर? तो सेम यहाँ पर भी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम लोग देखें तो जैसे कि रिलेशन था ओमेगा बाई के इज़ इक्वल टू सी, इसी तरीके से हमारे पास एक और रिलेशन होता है कि एप्सिलॉन नॉट बाई बी नॉट इज़ इक्वल टू सी, यानी कि वो जो आपने 2 इक्वेशंस देखी थी, कौन-कौन सी? देखो ई एक्स इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन के ज़ेड माइनस ओमेगा टी, और इसको देखो कई तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने ये भी चीज़ एक्सप्लेन करी थी अपने पिछले लेक्चर्स में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको कभी अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि ये किसी वेव को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका है और ये चीज़ें क्या रिप्रेज़ेंट करती हैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ को। तो Ex बाई Vy यहाँ पर ये जो ये है एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड के साथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिलेशन ये निकल कर आता है। तो ये जो c स्पीड निकल कर आती है, c यानी कि 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है इन वैक्यूम, इंक्लूडिंग लाइट। ओके? ये चीज़ है। अब देखिए इस पे जो हमारे यहाँ पर ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में अपने आप ही प्रोड्यूस होते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि हमें इस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में अगर बात करें, तो वहाँ पर किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ किसी तरीके के मटेरियल ना होने के बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे कि ये पूरी ईएम वेव्स आगे ट्रेवल करती है। ठीक है? बात समझ पे आई? यहाँ पर अंतर यही है बाकी वेव से कि इनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में या फ्री स्पेस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इंक्लूड होता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इसको, ये प्रोड्यूस करती हैं इसको और एक दूसरे को ऐसे प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं ये। ठीक है? तो ये अंतर है बाकी वेव्स में। तो अभी तक तो बात थी क्या हमारी?
फ्री स्पेस में। मान लीजिए कि यही वेव्स हमारी कहाँ पर हो, किसी मटेरियल मीडियम पर हो। अब वो मटेरियल मीडियम से मतलब ये है कि मान लीजिए उस पे हम बात करें एयर पे या वाटर पे या ग्लास में या किसी दूसरे तरीके के जो हमारे चीजें होती हैं जैसे ग्लिसरीन वगैरह हैं, ये सब इन सब में अगर मान लीजिए ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, लाइट की अगर हम बात करें तो वो हम लोग जानते हैं कि वो ग्लास या फिर जो हमारा वाटर है, इन सब में ये प्रोपोगेट करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट ही है। ठीक है? तो इस बात को समझ जाइए और मैं यहाँ पर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको कहीं पर भी कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ढेर सारी हैं, उनमें से एक छोटा-सा हिस्सा है हमारा किस चीज़ का? लाइट का। ठीक है? तो लाइट भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब यहाँ से हमारी बात ये आती है कि अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं मीडियम में, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, जो इसकी स्पीड और वेवलेंथ होती है, उनमें चेंज आ जाता है। जो इसकी स्पीड और वेवलेंथ होता है, उनमें चेंज आ जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें इसकी इनकी स्पीड की कि इनकी स्पीड क्या होती है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जैसे अभी वैक्यूम पर देखा था, वैक्यूम पर जो सी स्पीड निकल कर आती है, वो होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फ्री स्पेस के लिए था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये था मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये तो ये था और ये क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? अब यहां पर क्या है कि हमारे पास फ्री स्पेस ना होकर मटेरियल मीडियम है। तो मटेरियल मीडियम में हमारे पास म्यू या एप्सिलॉन इनकी बात होती है। म्यू या फिर एप्सिलॉन की बात होती है। तो ये म्यू और एप्सिलॉन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जो म्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है म्यू नॉट को इनटू यहां पर म्यू आर और जो एप्सिलॉन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के या फिर इसी को हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मीनिंग क्या है यहाँ पर? ये है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, ऑफ मटेरियल जो भी है। और इसको तो आप जानते ही हैं, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है? और ये हमारा कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीज और ये चीज जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन आर है, ये सेम चीज है, बस रिप्रेजेंट हम लोग कभी के से कर देते हैं, कभी एप्सिलॉन आर से। ठीक है? तो अगर किसी मटेरियल मीडियम में अगर हम बात करें कि लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उसका क्या होगा? म्यू होगा और एप्सिलॉन होगा। और इनका मीनिंग क्या है? म्यू का मीनिंग है म्यू नॉट इनटू म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट के साथ के का मल्टीप्लाई करने से ये एप्सिलॉन के बराबर होता है। यानी कि v इज इक्वल टू जहां पर हमारा म्यू और एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ये आ जाएगा इतना म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं कि v इज इक्वल टू और यहाँ पर देखिए c जो हमारा था वो ये इतना इतना था, तो इस पे अगर हम लोग दो पार्ट्स में इसको लिख दें तो ये लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू आर के लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर होगा ये चला जाएगा सी पे, सी के बराबर, और ये बन जाएगा म्यू आर इंटू के। तो v का ये जो फॉर्मूला है, इस पे हम लोग ने ये वैल्यू पुट करी, जिससे कि हमारा v का फॉर्मूला ये भी निकल कर आ गया c डिवाइडेड बाई म्यू आर के। ठीक है? म्यू आर इंटू के। और यहां पर ध्यान दीजिएगा म्यू आर इंटू के, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाई वी। क्या लिख सकते हैं? सी बाई वी। तो मान लीजिए कि कोई हमारा मटेरियल है इस तरीके से, ठीक है, कोई मटेरियल है और इस मटेरियल में जब लाइट आ रही है तो इसकी स्पीड हो जा रही है v और बाहर जो थी इसकी स्पीड वो कितनी थी? c। यानी कि वैक्यूम में c थी और यहां पर आने में v हो गई। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वो निकल कर आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल। तो यहां से हमारा ये निकल कर आ गया किसका, एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया किसी मटेरियल के लिए। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्लियर, समझ पे आया? तो इस तरीके से आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ पे आई? तो इस पे देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में मैं आगे आपके एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो ये म्यू आर के है यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लिखूं, म्यू आर इंटू के इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल कर आया है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल है यहाँ पर वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है, जिससे कि हमारा रूट के इज इक्वल टू एन निकल कर आ जाता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कब के लिए? फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर हो जाती है। यहां तक क्लियर, ये सारी चीजें? तो ये देखिए, एक ही फॉर्मूले से हमारी सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपने देखा। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे, जो क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो यही था ना, इज इक्वल टू अपॉन म्यू और एप्सिलॉन। और म्यू एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इंटू म्यू आर। मतलब म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट के, ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, यहां तक समझ पे आया? ये चीज हमारी हो गई। तो अब ये जो सी की वैल्यू निकल कर आई थी ना, सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू निकल कर आई थी, ये यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इतनी, कई बार वेरीफाई किया गया है इसको कितनी होती है, यानी कि थ्योरेटिकली जो निकल कर रही है और एक्सपेरिमेंटली जो निकल कर आती है उनमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होता है। ठीक है, और कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पर सी की वैल्यू निकाली गई है। अब हुआ क्या इसकी वजह से? यहाँ पर हम लोग ने जो 1 मीटर डिफाइन करना था, वो इसी सी के टर्म्स पे 1 मीटर को डिफाइन किया गया। यूनिट एंड मेजरमेंट जो हम आप लोग पढ़कर आते हैं चैप्टर, क्लास 11th में पहला चैप्टर है हम लोग का। तो वहां पर आप लोग ने 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं ये पढ़ा होगा। तो यही चीज है कि यहाँ पर हम लोग सी का यूज करते हैं। क्लियर, समझ पे आया? अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पहले ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका हम लोग बहुत ज्यादा देखिए यूज करते हैं। इनको यूज अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यूजेस है, हर तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका यूजेस हम लोग अभी पढ़ेंगे। उनका प्रोडक्शन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं और मोमेंटम को भी कैरी करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को भी कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि बात की जाए रेडियो वेव्स या टीवी सिग्नल्स की, वो यही तो करते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से यहाँ पर वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशंस को। और आपके घरों में जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो इन्हीं के थ्रू आते हैं, या फिर जो सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू जो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है। और आपके छतों में लगी होती है ऐसे डिस्क लगी होती है। ठीक है, ऐसे डिस्क लगी होती है। तो वो डिस्क का काम क्या है? यहाँ से आने वाली रेडिएशंस को कलेक्ट करके इसके अंदर देना। तो यानी कि एक तरीके से एनर्जी ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप ये तो जानते ही हैं कि जो लाइट है वो सन से लेकर अर्थ तक एनर्जी कैरी करती है, जिसकी वजह से यहाँ इस अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है। सोचिए कि कभी कई दिन अगर धूप नहीं निकलती है तो कितना जो हमारा मौसम होता है वो बदल जाता है, और जो रौनक होती है वातावरण की वो बदल जाती है। यानी कि एनर्जी का लॉस होने लगता है। तो हमें सूरज से यहाँ अर्थ तक एनर्जी किसके थ्रू मिल रही है? इस लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म पर ही मिल रही है। ओके, तो आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल को।
a plane electromagnetic wave, a plane electromagnetic wave of frequency, a plane electromagnetic wave of frequency. This travels in free space, travels in free space along the x डायरेक्शन. ठीक है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज. वो ट्रेवल कर रही है फ्री स्पेस में along the x डायरेक्शन. ठीक है, तो जो वेव है, वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन x है. क्या है? x है कि x डायरेक्शन पे वेव ट्रेवल कर रही है इस तरीके से. ओके, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इतनी है. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 6.3 J वोल्ट पर मीटर. यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किस तरफ है? 6.3 वोल्ट पर मीटर उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है. वो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसकी है वाई डायरेक्शन पर. ठीक है, वाई डायरेक्शन पर वेरिएशन है, यानी कि वाई एक्सिस पे वेरी कर रही है. ओके, फ्रीक्वेंसी हमें इतनी दी हुई है. फिर हमसे पूछा गया है कि इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और वहां पर डायरेक्शन क्या होगा उसका, ये हम लोग को दोनों चीजें बतानी है. ठीक है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट बाई बी नॉट जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के. ठीक है, देखो यहाँ पर इन फ्री स्पेस बोला है. क्या बोला है? इन फ्री स्पेस. तो जब इन फ्री स्पेस बोला है तो हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. देखिए फिर मैं बता दूं आपको इसको क्या लिखा हुआ है. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, यानी कि फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे दी. देखो 25 मेगा हर्ट्ज, और मेगा हमारा एक मल्टीप्लायर होता है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, वो होता है 10 to the 6 और ये हर्ट्ज के बराबर होता है. ठीक है, तो 25 इंटू 10 to the 6 हर्ट्ज, ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? अगर हमने एक इक्वेशन लिखनी है वेव की तो हम लोग वेव इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है वो हमें कैसे करना है. तो देखिए जो बी होता है वो हमारा ई बाई सी है. तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.3 वोल्ट पर मीटर उसको सी से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि अभी आपने ये देखा कि ये डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी. एप्सिलॉन नॉट सॉरी ई नॉट और बी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रिप्रेजेंट ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, और भी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को. ठीक है, तो यहां से हम लोग एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट करके सी के बराबर जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करके बी इज इक्वल टू ई बाई सी ऐसे कर सकते हैं. और ई को हम लोग ने 6.3 वोल्ट पर मीटर, इसको 3 से डिवाइड किया. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 2.1 इंटू 10 to the -8 टेस्ला, 10 to the -8 टेस्ला. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.3 वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड है 10 to the -8 के ऑर्डर की. ठीक है, 10 to the -8 टेस्ला के ऑर्डर की ये मैग्नेटिक फील्ड है. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जो एम्पलीट्यूड है उनमें बहुत ज्यादा, उनके ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. यानी कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कुछ इतना छोटा सा होगा. ठीक है, 10 to the -8 टाइम्स छोटा होगा. समझ पे आई बात? ये तो मैं मतलब कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा छोटा होगा ये. ठीक है, मैं ये एक्चुअल साइज नहीं बता रहा, मैं एक्चुअल में तो और छोटा होगा ये. ठीक है, क्लियर? ये एक्चुअल साइज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल साइज नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं. क्लियर? यहां तक समझ पे आया? तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, अभी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया. तो हमें यही तो बताना था, मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन. तो जो उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 2.1 इंटू 10 to the -8 टेस्ला, ये निकल कर आ गया मैग्नीट्यूड. अब बतानी डायरेक्शन. तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये होता है कि E क्रॉस B इज इक्वल टू होता है K, और K रिप्रेजेंट करता है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को. ठीक है, ये K कैपिटल के, ये डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है और ना ही ये यूनिट वेक्टर K है. ये है हमारा एक तरीके से वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को.
तो ई क्रॉस बी जब हम लोग ने किया, क्या किया, ई क्रॉस बी, तो हमें जो डायरेक्शन होगी के की वो पता चल जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट रूल का लगाते हैं। तो ई जे के, ई जे के ऐसे हो गया, ई कैप जे कैप और के कैप, सॉरी ई नहीं, आई कैप जे कैप और के कैप, ये ऐसे हम लोग ने एक बार अगर लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा के कैप, यानी कि इस ऑर्डर पे आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से जे क्रॉस के जब करेंगे तो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब जे क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप के बराबर हो जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे के बराबर हो जाएगा। अगर उल्टा चलते हैं, क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, तो आई क्रॉस के अगर किया तो माइनस जे, माइनस क्या बता रहा है, उल्टा हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर के क्रॉस जे किया तो माइनस आई, फिर जे क्रॉस आई किया तो माइनस के, इस तरीके से ये चीजें यहां पर एप्लीकेबल होती हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी वो किधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्स डायरेक्शन पे, किधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जे कैप दिया था ना, यानी कि वाई एक्सिस पे थी, ठीक है, जे कैप दिया हुआ था, तो वाई एक्सिस पे थी, तो यहां पर हम लोग क्या रख देंगे, जे कैप। क्रॉस हमें किसी के साथ करना है ताकि ये जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन थी जो कि थी आई, ये हमें मिल जाए। तो जे के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आई मिल जाए, तो जे के साथ के कैप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें आई मिल जाएगा। या, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी किस डायरेक्शन पे है, वो के डायरेक्शन पे है, ठीक है, के यानी कि जेड डायरेक्शन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जेड डायरेक्शन पर निकल कर आ गई। इस हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ के कैप टेस्ला, ठीक है, क्लियर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गई। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखिए ये हमारी जो इक्वेशन है इस तरीके की, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये क्या होता है ये अभी आपको आगे चलकर समझ पे आ जाएगा जब हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां पर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मीनिंग है उसका आपको मतलब समझ पे आ जाएगा, ओके। तो यहां पर देखिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, क्वेश्चन पे एक इक्वेशन दी है, बी वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ टेस्ला साइन, यहां पर कुछ है, इंटू एक्स प्लस 1.5 × 10⁻11 टी। तो इसको देखिए, कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए इस तरीके की इक्वेशन से। तो जब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एक्स रख दीजिए, और हमेशा ध्यान दीजिए जो हमारा वेव के लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ हमेशा एक्स वाई या फिर जेड मल्टीप्लाई होता है डिपेंडिंग ऑन द ई और बी किस डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो जब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो बी नॉट की वैल्यू निकल कर आ जाए कितना, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, और जो यहां पर के की वैल्यू है, के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.5 × 10⁻3, और ओमेगा को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1.5 × 10⁻11, ठीक है। अब यहां पर आपकी बात आती है कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, यहां पर कंपेयर करने में तो माइनस आ रहा है। तो ध्यान दीजिए जब यहां पर इस तरीके से माइनस साइन की बात आती है कि माइनस यहां पर नहीं है, तो फर्क ये पड़ता है कि अगर यहां पर माइनस साइन होता, अगर लेट अस सपोज माइनस साइन होता, तो ये जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन पे प्रोपोगेट करती, बट क्योंकि यहां पर हमारा दोनों के दोनों में साइन सेम है, तो जो एक्स एक्सिस है हमारी, वहां पर एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट ना करके वो माइनस एक्स डायरेक्शन पे प्रोपोगेट करती। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में जो ये के एक्स है और ओमेगा टी है, अगर इन दोनों में जो हमारी उसका प्लस या माइनस है वो सेम है, यानी कि दोनों में प्लस प्लस है या दोनों में माइनस माइनस है, तो यहां पर जो भी लिखा होगा, जैसे अभी एक्स लिखा हुआ है तो यानी कि माइनस एक्स पे प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। ये चीज अगर सेम है यहां पर जो इनके साइन है, तो जो प्रोपोगेशन होगा वो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन पे होगा। अगर यहाँ पर एक्स लिखा है तो निगेटिव एक्स, अगर जेड लिखा है तो निगेटिव जेड, अगर वाई लिखा है तो निगेटिव वाई पे, ठीक है। और अगर डिफरेंट होते हैं साइन यहाँ पर, जैसे कि प्लस माइनस है,
तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोपोगेशन होता है हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होता है। तो ये चीजें हमने फाइंड कर ली यहाँ से। अब देखिए तो जो इसका प्रोपोगेशन है वो किधर है, माइनस एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेशन है, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन पे। अब यहां पर देखिए व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी जो है इस वेव की वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकल कर आएगी देखिए, के का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है 2 पाई बाई लेमडा। क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो यहां से आप लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई के ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेवलेंथ निकल कर आएगी। उसके बाद है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज करिए, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, जिससे कि ओमेगा जो होगा हमारा उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। हर्ट्ज पर ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर जो लेमडा है वो हमारा मीटर्स पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ पे आ गई बात। उसके बाद है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और उसका एक्सप्रेशन बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, और के और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू तो हमें हमारे पास है। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए होगी, जैसे यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू है ये। तो बी नॉट तो ये वैल्यू पता ही है। तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, इससे निकाल लेंगे हम लोग, या फिर इसको ऐसे चेंज करके एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर लेंगे, जो उसका एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर लेंगे। और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए अगर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन पे है, जिसपे कि हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमारी किधर दी हुई है, आई कैप पर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वाई, ठीक है, वाई यानी कि जे कैप पर। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए माइनस है, एक्स को देखकर सिर्फ आपको आई नहीं लिख देना, यहाँ पर देखना है ना माइनस एक्स डायरेक्शन पर प्रोपोगेशन है, तो माइनस आई हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी वो अब हमें बताना है। तो अभी जो अब मैंने यहाँ पर बनाया ऐसा सर्किल करके आई जे के करके, तो इस जे में किसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दें कि आई हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, बचता है हमारे पास के। तो के कैप का अगर हम लोग इस पे क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो देखो के जे और आई ऐसे था, और यहां पर ऐसे हमें मूव करना था। बट जब हम के क्रॉस जे करेंगे तो हमें माइनस आई मिलेगा। तो सेम चीज देखो यहां पर मिल रही है। तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। यहां से हमारा ये निकल कर आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें जेड डायरेक्शन पर मिलेगी, ई जेड, ठीक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग जो है वो चीजों को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ने कंपेयर किया, इस इक्वेशन को हम लोग ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है, तो इससे ये ऐसा बन गया। बाकी है वो वही चीज सेम। कैसे देखिए, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये है। इसको अब क्या करिए आप, अगर इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो ये 2 पाई बाई लेमडा यहीं पर आपने लिख दिया, और इसको 2 पाई एफ टी ऐसे लिख दिया। 2 पाई बाहर कॉमन ले लिया तो साइन 2 पाई, 2 पाई और ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा एक्स बाई लेमडा और प्लस टी बाई, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो होती है 1 बाई कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड। तो यहां से ये निकल कर आ गया, ठीक है। कुछ फॉर्मूले ही है इस पे, और उसी से ही पूरा यहाँ पर सारी चीजें सॉल्व होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए लेमडा हम लोग ने निकाला 2 पाई बाई के का इस्तेमाल करके, तो लेमडा निकल कर आ गया इतना। आप इसको सॉल्व करिएगा, मैंने बता दिया है कैसे करना है। और सिमिलरली जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे, तो इससे इतना निकल कर आ गई। ये फ्रिक्वेंसी निकल कर आ गई देखो गीगाहर्ट्ज पे, और ये निकल कर आ गई उसकी वेवलेंथ। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दूसरा जो है हमारा बी वाला, उसके लिए सबसे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट, बार बार एप्सिलॉन बोल रहा हूँ इसको, ई नॉट निकल कर आ जाएगा बी नॉट इंटू सी, यानी कि इतना इंटू सी, यानी कि 6 इंटू 10 पावर 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यानी कि 60 वोल्ट पर मीटर। ओके, 60 वोल्ट पर मीटर ये निकल कर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब यहां से हम लोग ने जेड डायरेक्शन पे फाइंड कर लिया था, तो हर एक चीज को वैसे ही पुट कर देंगे, सिर्फ इसको चेंज करते हुए, ठीक है। समझ पे आई बात। तो इस तरीके से हम लोग ने
जो 2 प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर लिया। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।